हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी विथ हारून. आता हे पहा, हे कशाचे चित्र दिसतंय. चित्रात कोण कोण दिसतंय, कोणकोणचे पशु पक्षी दिसत आहेत आणि नेमकं हे चित्र कोणत्या ठिकाणचं आहे सांगू शकाल का तुम्ही? तर तुमच्यापैकी बहुतेक जण असं म्हणतील की सर, हे चित्र फिरायला मुलं आपल्या शिक्षिकेबरोबर, आपल्या शिक्षकांबरोबर फिरायला गेलेले आहेत. जेव्हा तुम्ही शाळेतून आपल्या वर्गमित्रमैत्रिणींबरोबर फिरायला जाता तेव्हा त्या फिरण्याला आपण काय म्हणतो? एक सोपा शब्द आहे. काय म्हणतो? सहल. तर आज आपण आमची सहल हा पाठ अभ्यासणार आहोत. अब देखो, अब मैं एक एक स्टांजा, एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा. जब भी मैं रीडिंग करता रहूँगा तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है कि मैं कौन से शब्दों का कैसे प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, उसको मैं कैसे पढ़ता हूँ, कहाँ पॉज लेता हूँ, विराम चिन्ह के हिसाब से कहाँ मैं रुकता हूँ. ये सब आपको वेरी केयरफुली लिसन करना है, सुनना है, क्योंकि यही आप जब बड़े हो जाओगे, 10वीं क्लास में जाओगे तो ये बातें आपको काम आएगी और 10वीं क्लास में आपको मराठी में अच्छे मार्क मिलेंगे. सो लिसन वेरी केयरफुली व्हेन आई एम रीडिंग. आमची सहल गावच्या अमराईमध्ये गेली होती. सहलीला वर्गातील सर्व मुले मुली आल्या होत्या. बाईंनी सगळ्यांना जेवणाचे डबे व पाण्याच्या बाटल्या आणायला सांगितले होते. चित्रकलेचे साहित्यही बरोबर घ्यायला सांगितले होते. अब इसका स्पष्टीकरण मैं आपको दूंगा. देखो, यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि आमची सहल गावच्या अमराईमध्ये गेली होती, यानी बच्चों की सहल कहाँ गई थी, पिकनिक कहाँ गई थी? गावच्या अमराईमध्ये. अभी आप कहोगे अमराई है ना, अमराई शब्द का क्या मतलब होता है? तो अमराई का मतलब होता है जेथे फक्त आंब्याची झाडे एकाच रांगेत लावलेली असतात, जहाँ पर सिर्फ आम के पेड़ होते हैं और एक लाइन में, एक कतार में वो बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए हुए होते. उसे मैंगो ऑर्चर्ड कहेंगे इंग्लिश में, तो उसे अमराई कहेंगे. तो बच्चों की सहल कहाँ गई थी? क्वेश्चन आ सकता है कि मुलांची सहल कोठे गेली होती? तो मुलांची सहल गावच्या अमराईमध्ये गेली होती. ऐसे आंसर आप लिख सकते हो. सहलीला वर्गातील सर्व मुले मुली आल्या होत्या. सहल बोलेंगे तो क्या, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो ना, एक्साइटेड होते हो. तो यहाँ पर भी क्या था कि सहलीला वर्गातील सर्व मुले मुली आले, जो भी लड़के लड़कियाँ थी सब सहल के लिए आए थे. बाईंनी सगळ्यांना जेवणाचे डबे व पाण्याच्या बाटल्या आणायला सांगितले होते. सहल को आने से पहले इंस्ट्रक्शंस दिए थे, सूचना दी थी टीचर ने. बाईंनी, बाई मतलब यहाँ पे देखो क्या है, बाई यानी महिला नहीं कहेंगे, बाई यानी लेडी. टीचर को मराठी में बाई कहते. ये भी बड़ा शब्द आपका काम आएगा आपको बड़ी क्लास में. बाई यानी लेडी टीचर. तो बाई ने, उनके क्लास टीचर ने उनको क्या कहा था, कौन कौन सी चीज़ें लाने के लिए कहा था? साथ में जेवणाचे डबे यानी टिफिन बॉक्सेस व पाण्याच्या बाटल्या यानी वॉटर बॉटल्स. जेवणाचे डबे व पाण्याच्या बाटल्या आणायला सांगितले होते. या भी प्रश्न ऐसा आ सकता है कि बाईंनी मुलांना या दोन वस्तू आणायला सांगितले होते. तो आंसर क्या आएगा, उत्तर क्या आएगा? जेवणाचे डबे, पाण्याच्या बाटल्या. चित्रकलेचे साहित्यही बरोबर घ्यायला सांगितले होते. इसके साथ साथ और एक साहित्य, एक चीज़ लेने के लिए कहा था. चित्रकलेचे साहित्य यानी ड्राइंग का जो भी मटेरियल होता है, जैसे ड्राइंग बुक है, स्केच पेन है ना, पेंसिल है, ये सब चीज़ें लाने के लिए कहा था. अच्छा, चित्रकलेचे साहित्य क्यों लाने के लिए कहा होगा? क्योंकि वहाँ पर वो खेत में अमराई में जाने वाले थे, वहाँ पर वो कुछ चित्र निकालने के लिए कुछ टॉपिक देने वाले थे, कुछ एक्टिविटी कराने वाले थे, इसलिए उन्होंने चित्रकलेचे साहित्य सुद्धा बरोबर घ्यायला सांगितले होते. अब दूसरा भी पैराग्राफ मैं पढ़ूंगा, पहले प्रकट वाचन करूंगा, आप ध्यान से सुनो. आम्ही अमराईकडे निघालो. रस्त्यावर वेगवेगळ्या आकारांची, वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे होती. झाडांची दाट सावली रस्त्यावर पडली होती. आम्ही रमतगमत झाडांचे निरीक्षण करत चाललो होतो. रस्त्याने जाताना बाईंनी विविध झाडांची माहिती सांगितली. अब देखो, यहाँ पर सहल उनकी स्टार्ट हो गई है, वो स्कूल से सहल के डेस्टिनेशन की ओर निकले हैं. तो वो कहते हैं आम्ही अमराईकडे निघाले. सब बच्चे अमराई की ओर निकले, अमराई की ओर जाने लगे. रस्त्यावर, अब जब रास्ते में, बीच रास्ते में क्या क्या दिखा उनको? वेगवेगळ्या आकारांची, वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे होती. अलग अलग साइज़ की, आकारांची यानी साइज़ की, और वेगवेगळ्या प्रकारची, अलग अलग प्रकार के पेड़ थे, झाड़े होती.
झाडांची दाट सावली रस्त्यावर पडली होती। देखो रास्ते के किनारे बहुत सारे पेड़ थे, तो दाट सावली, बहुत घनी छाया, सावली यानी छाया, शॅडो, तो घनी छाया रस्ते पर पड़ी थी। आम्ही रमत गमत झाडांचे निरीक्षण करत चाललो होतो। रमत गमत मतलब कोई घाई गड़बड़ नहीं है ना, आराम से जा रहे थे, आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे, रमत गमत। और झाडांचे निरीक्षण करत, एक एक पेड़ को, एक एक झाड़ को निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करते हुए बच्चे आगे आगे बढ़ रहे थे। रस्त्याने जाताना बाईंनी विविध झाडांची माहिती सांगितली। बाई उनके टीचर भी साथ में थे, क्लास टीचर, उन्होंने भी विविध झाडांची माहिती सांगितली, अलग अलग पेड़ के बारे में बच्चों को माहिती दी, जानकारी दी। आमराईमध्ये आम्ही सकाळी 11 वाजता पोहोचलो। तेथे आंब्याची खूप झाडे होती, ती ओढीने लावलेली होती। मी बाईंना विचारले, बाई याला आमराई का म्हणायचे? बाई म्हणाल्या, राई म्हणजे दाट झाडी, जिथे आंब्यांची अनेक झाडे लावून ती जोपासलेली असतात त्याला आमराई म्हणतात। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन। आमराई में आम्ही सकाळी 11 वाजता पहुँचलो, स्कूल से निकले अमराई की ओर, और अमराई में कब पहुँचे? वो सकाळी 11 वाजता, मॉर्निंग में एट 11 o'clock को वो अमराई में पहुँचे। तेथे आंब्याची खूब झाडे होती। देखो पहले मैंने कहा अमराई मतलब जहाँ पर आम के बहुत सारे पेड़ होते, आंब्याची खूब झाडे होती, बहुत सारे आम के पेड़ थे। ती ओढीने लावलेली थी, ओढीने मतलब एक लाइन में लगाई हुई थी। मी बाईंना विचारले, तो एक विद्यार्थी ने, एक स्टूडेंट ने बाई से पूछा, टीचर से पूछा, बाई याला अमराई का म्हणायचे? यानी उन्होंने कहा कि बहुत सारे आम के पेड़ है, लेकिन उसको अमराई क्यों कहा जाता है, क्यों कहेंगे? बाई म्हणाल्या। फिर बाई ने उसको उत्तर दिया, राई म्हणजे दाट झाड़ी। अब देखो आमराई कैसे शब्द है, आम और राई, तो बाई ने समझा राई म्हणजे दाट झाड़ी। सिर्फ राई शब्द का मतलब होता है दाट झाड़ी, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ पर पेड़ हो उसे राई कहते हैं। जिथे आंब्याची अनेक झाडे लावून ती जोपासलेली असतात त्याला आमराई म्हणतात। और जहाँ पर आम के बहुत सारे पेड़ लगा कर ती जोपासलेली असतात, जोपासलेली मतलब उसको खाद डालकर, पानी डालकर बड़ा किया हुआ होता है, उसको कहते हैं जोपासना करने, उसका रक्षण किया हुआ होता है, तो जो त्याला आमराई म्हणतात। तो आमराई की डेफिनेशन, आमराई की व्याख्या बाई ने बच्चों को बताई। अब आगे देखो, पोपट, कोकिळ, चिमण्या, कावडे, साळुंक्या असे कितीतरी पक्षी झाडावर बसले होते। त्यांचा किलबिलाट चालला होता। पक्षी आनंदाने उडत होते, आम्हीही आनंदाने बागडत होतो। आम्ही लपाछपी, शिवणापाणी, ऊन सावली असे खेळ खेळलो। वाऱ्याने पडलेल्या कैऱ्या गोळा केल्या, सगळ्या कैऱ्यांचा चट्टामट्टा केला। आम्ही सहभोजन केले। तर क्या है, वो कहते पोपट, कोकिळ, चिमण्या, कावड़े, साळुंके ऐसे कितीतरी पक्षी झाड़ांवर बसले होते। वहाँ पर पेड़ पर उन्होंने देखा था अलग अलग प्रकार के पक्षी बैठे हुए थे। कौन कौन से पक्षी बैठे हुए थे? पोपट, कोकिळ, चिमण्या, कावड़े, साळुंक्या, इस प्रकार के पक्षी पेड़ पर बैठे हुए थे। त्यांचा किलबिलाट चालला होता। किलबिलाट यानी जो पक्षी की चहचहाट होती है, जो पक्षी की आवाज़ होती है उसे किलबिलाट कहते हैं, बर्ड चर्पिंग कहेंगे। पक्षी आनंदाने उड़त होते, पक्षी एक पेड़ से दूसरी पेड़ की ओर आनंदाने जात होते, खुशी से वो जा रहे थे। आम्ही ही आनंदाने बागड़त होते, बच्चे भी खुशी से बागड़त होते, मतलब इधर उधर घूम रहे थे, खुशी से वो देख रहे थे। अब वहाँ पे अलग अलग प्रकार के खेल उन्होंने खेले। कौन कौन से खेल खेले? आम्ही लपाछपी मतलब हाइड एंड सीक, शिवणापाणी और ऊन सावली असे खेल खेलो। इन 3 प्रकार के खेल उन्होंने खेले सहल में जाकर, आमराई में। लपाछपी, शिवणापाणी, ऊन सावली असे खेळ खेळलो। वाऱ्याने पडलेल्या कैऱ्या गोळा केल्या। वारा है ना हवा, हवा से जो भी कैऱ्या किसको कहते हैं? जो आम होता है, आंबा होता है, तो जो रॉ मैंगो होता है ना, कच्चा आम होता है, उसे कैरी कहते हैं। यहाँ पे कैऱ्या शब्द किस लिए आया? कैरी शब्द का अनेक वचन प्लूरल कैऱ्या होता है, इसलिए आया। बहुत सारे कैऱ्या उन्होंने जमा किए बच्चों ने। सगळ्या कैऱ्यांचा चट्टा मट्टा केला। सब चट्टा मट्टा करना मतलब सब जितने भी कैरे उन्होंने इकट्ठा किए वो सब कुछ उन्होंने खा लिया, इसलिए कहा गया सगळ्या कैऱ्यांचा चट्टा मट्टा केला। बाई आम्ही सहभोजन केले। अब देखो उन्होंने सब मिलकर साथ में भोजन किया, लेकिन कैसा भोजन? सहभोजन, यानी गेट टुगेदर, सब साथ में मिलकर उन्होंने खाना खाया, उसे कहते हैं सहभोजन। त्यानंतर बाईंनी आम्हाला चित्रे काढायला सांगितली। आंब्याच्या झाडावर पोपट आंबा खातो आहे असे चित्र मी काढले। आणि उसके बाद बाई ने क्या किया? उनको एक एक्टिविटी करने के लिए कहा, और एक्टिविटी क्या थी? चित्रे काढ़ा, यानी ड्राइंग करने के लिए कहा। तो एक बच्चे ने क्या कहा, वो अपने बारे में बता रहा है। आंब्याच्या झाडावर पोपट
आंबा खातो आहे ऐसे चित्र मी काढले। कौन सा चित्र निकाला उसने कि मतलब चित्र में ऐसा दिखाया कि आंब्याचा झाड, आम का पेड़ है और उसके ऊपर बैठकर पोपट आम खा रहा है। आंब्याच्या झाडावर पोपट आंबा खातो ऐसे चित्र मी काढले। अब सब बच्चों ने अपने अपने हिसाब से चित्र निकाले। कोणी कैऱ्यांनी लगड़लेले झाड़ काढले। किसी ने क्या किया, सबने अपने अपने इमेजिनेशन से, अपने अपने कल्पना शक्ति से चित्र निकाला। कोणी कैऱ्यांनी लगड़लेले झाड़ काढले, किसी ने ऐसा आम का पेड़ निकाला कैऱ्यांनी लगड़लेले एंड बहुत सारी कैरिया वहाँ उसको लगी हुई है। तर कोणी खूप पक्षी बसलेले आंब्याचे झाड़ काढले, किसी ने आम का पेड़ निकाला और ऐसे बताया कि बहुत सारे पक्षी उसके ऊपर बैठे हुए हैं। कोणी आमराईचे चित्र काढले, बाई ने बताया था ना आमराई की व्याख्या बताई थी, आमराई किसे कहते हैं। तो किसी ने क्या किया, किसी स्टूडेंट ने आमराई का चित्र निकाला। तर कोणी कैऱ्या गोळा करणारी खेळणारी मुले काढली, किसी ने ऐसा चित्र निकाला कि कुछ बच्चे हैं जो कैऱ्या इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ आम के पेड़ के नीचे खेल रहे, इस प्रकार से चित्र निकाला। बाईंनी सर्वांची चित्रे बघितली। एट लास्ट बाईने, टीचरने सबके चित्र को देखा। त्यांनी आम्हाला कैरी व आंबा यातला फ़र्क सांगितला। फिर कैरी और आम का फ़र्क उन्होंने बताया। मैंने पहले बताया ना, कैरी मतलब सिंपल है कि जो कच्चा आम होता है ना, हरा होता है, उसे कैरी कहते हैं, और जो पका हुआ आम होता है उसे आंबा या आम कहते हैं। जो कैरी पक जाती है उसे फिर आंबा कहा जाता है। कैरीपासून, आंब्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या पदार्थांची नावे सांगितली। कैरी से, आंबे से, आम से जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं उसके बारे में टीचर ने उन्हें जानकारी दी, माहिती दी। कौन कौन से कैरी से और आम से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको पूछता हूँ, कैरी से कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं हम? आम का अचार बनाते हैं ना, जिसको मराठी में लोणचं कहते हैं, कैरी से। और आम से कौन सा बनाते हैं, कौन सी पदार्थ बनाते हैं हम? आमरस, है ना, जो बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, आमरस चपाती हम खाते हैं। और दूसरा आम का रस हम बनाते हैं। तो ये जानकारी टीचर ने बच्चों को दी। अब आगे देखो, सायंकाळी आम्ही घरी परतलो। इन द इवनिंग वो घर पर लौट आए। सहल उन्होंने कंप्लीट की, सहल में मज़े किए और वो घर पर आए। दिवसभर खेळून बागडून आणि लांबपर्यंत चालून देखील आम्ही थकलो नव्हतो। पूरा दिन उन्होंने खेळून बागडून यानी वहाँ पे मस्ती की थी, एंजॉय किया था। लांबपर्यंत चालून देखील, और बहुत लंबा उन्होंने पैदल वो चले थे। फिर भी वो कहते हैं आम्ही थकलो नव्हतो, फिर भी उनके मन में थकान नहीं आई थी, उनका शरीर को थकान नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि उन्होंने दिल से एंजॉय किया सहल को, पिकनिक को दिल से गए थे, एक्साइटेड होकर गए थे, इसलिए उनको थकान नहीं हुई, वो टायर्ड नहीं हुए। उलट आम्हाला खूप उत्साही, आनंदी व ताजे तवाने वाटत होते। इसके उलट वो थकान तो नहीं महसूस हुई, लेकिन इसके उलट उनको क्या, उत्साही, यानी अपने आप को सहल से लौटने के बाद भी उत्साही, एक्साइटेड, आनंदी यानी हैप्पी, वो ताजे तवाने यानी फ्रेश महसूस कर रहे थे। इस प्रकार से आमची सहल ये पार्ट का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। इसके बाद मैं आपको प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। देखो, अभी प्रश्न 1 है, रिकाम्या जागा भरा यानी फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्या है, त्यानंतर बाईंनी आम्हाला चित्रे काढायला सांगितले। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में शब्द क्या है, रिकाम्या जागा में चित्रे। अब ये यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हो, अगर आंसर नहीं है तो आप कैसे ढूंढोगे? जो भी हमारा चैप्टर उसे केयरफुली पढ़ोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। त्यानंतर बाईंनी आम्हाला चित्रे काढायला सांगितली। दूसरी देखो, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, जिथे आंब्याची अनेक झाडे लावून जोपासलेली असतात त्याला आमराई म्हणतात। ये भी मैंने जब एक्सप्लेनेशन किया तो तब आपको बताया था। यहाँ पर उत्तर आएगा आमराई। इसके बाद देखो, त्यांनी आम्हाला कैरी व आंबा यातला फ़र्क सांगितला, यानी बाई ने, टीचर ने उनको कैरी और आंबा इसमें का डिफरेंस बताया। तो यहाँ पे शब्द आएगा, उत्तर आएगा कैरी। प्रश्न 2 देखो, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, मतलब आंसर इन 1 सेंटेंस। मुलांची सहल कोठे गेली होती, कहाँ गई थी सहल? मैंने बताया था आमराई में, तो उत्तर हमने लिखा मुलांची सहल आमराईमध्ये गेली होती। दूसरा प्रश्न देखो, सहलीला जाताना मुलांनी काय काय सोबत नेले होते, यानी उन्होंने कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन सी चीज़ें साथ में लेकर गए थे जब सहल के लिए वो जा रहे थे। तो देखो इसका उत्तर, जेवणाचे डबे, पाण्याच्या बाटल्या आणि चित्रकलेचे साहित्य मुलांनी सोबत नेले होते। ये 3 चीज़ें उन्होंने साथ में लेके गए थे, जेवणाचे डबे, टिफिन बॉक्सेस, पाण्याच्या बाटल्या, वाटर बॉटल्स, आणि चित्रकलेचे साहित्य, ड्राइंग करने के लिए जो भी साहित्य लगता है वो सब वो लेकर गए थे। इसके बाद देखो प्रश्न है, बाईंनी आमराईचा अर्थ काय सांगितला? बच्चों को उन्होंने आमराई का अर्थ मीनिंग क्या बताया? तो
जिथे आंब्याची अनेक झाडे लावून ती जोपासलेली असतात त्याला आमराई म्हणतात। यानी आम के एक ही जगह पर बहुत सारे एक कतार में एक लाइन में बहुत सारे पेड़ लगाए हुए होते हैं और त्याला जोपासलेली असतात, यानी उसको प्रोटेक्शन दिया होता है, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, त्याला आमराई म्हणतात। ऐसी जगह को जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ हो उसे आमराई कहते हैं। असा बाईंनी आमराईचा अर्थ सांगितला। इस प्रकार से आमराई का अर्थ बाईने टीचर ने बच्चों को बताया। इसके बाद देखो आमराईमध्ये मुले कोणकोणते खेळ खेळली, कौन कौन से खेल खेले उन्होंने वहाँ पे। तो आमराईमध्ये मुले लपाछपी, ऊन सावली, शिवना पानी इत्यादि खेल खेली। अब देखो इसके बाद व्याकरण विभाग यानी ग्रामर सेक्शन में का प्रश्न एक देखो, समानार्थी शब्द लिया। समानार्थी शब्द मतलब सिमिलर वर्ड। तो सकाळ यहाँ पे दिया हुआ है, सकाळ, दिवस, गाँव, झाड़। अब चैप्टर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसके आंसर आप लिख पाओगे, जैसे मैं अभी लिखता हूँ। तो सकाळ का समानार्थी शब्द होगा प्रभात, गाँव शब्द का समानार्थी शब्द होगा खेड़े, दिवस दिन, झाड़ वृक्ष। अब विरोधार्थी शब्द देखो, विरोधार्थी शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड। दिवस रात्र, सावली ऊन, आनंद दुख, गाँव शहर। प्रश्न 3 देखो, वचन बदला यानी चेंज द नंबर, एक वचन अनेक वचन, सिंगुलर और प्लूरल। आंबा आंबे, चित्र चित्रे, सहल सहली, नाव नावे, रस्ता रस्ते, कैरी कैऱ्या, बाटली बाटल्या, पक्षी पक्षी, झाड़ झाड़े, चिमनी चिमनियाँ। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे पक्षी का उत्तर पक्षी है, तो मराठी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका एक वचन और अनेक वचन सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है, सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है। तो उसमें से एक उदाहरण है पक्षी का। पक्षी शब्द एक वचन भी पक्षी है, अनेक वचन भी पक्षी ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब आगे है लिंग बदला, चेंज द जेंडर। मुले मुली, शिक्षक शिक्षिका, डबा डबी, पोपट मैना, कोकिड़ कोकिड़ा, चिमना चिमनी। यह है लिंग बदला, चेंज द जेंडर। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्नोत्तर मैंने लिखा है व्याकरण के ग्रामर के, तो इसमें आपको ये 10वीं तक काम आएगा। ऐसा नहीं कि आप 5वीं क्लास में है तो 5वीं क्लास में ही पढ़ो। ये शब्द लिंग बदला, वचन बदला, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, ये सब आपको 10वीं तक काम आएंगे। इवन 10वीं में भी यही शब्द आ सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये फ़ायदा है इससे कि आपकी मराठी स्ट्रांग होगी, ठीक है। मराठी का डर नहीं रहेगा। जब आप 10वीं में जाते हो तो मराठी का डर रहता है कि बोर्ड एग्जाम में मराठी में हम कैसे करेंगे। तो अब से ध्यान दोगे आप, छोटी क्लास से ध्यान दोगे, जैसे 5वीं क्लास से आप ध्यान दोगे तो 10वीं तक जाने तक मराठी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी और मराठी में आप बहुत अच्छे मार्क ले पाएंगे। और जो भी मैं बताता हूँ, जैसे पढ़ने के लिए कहता हूँ, वो आप करोगे तो इंशाल्लाह आप 90+ मार्क ले सकते हो 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो दिल से ध्यान से पढ़ाई करो, अभ्यास करो, और जो भी मैंने ग्रामर में पढ़ाया और पढ़ाता रहूँगा वो सब आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। और जितने भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको इसका मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके।